हेलो गाइस। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव की आखिर आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें फलन क्या था, एक ही चर में टी में था। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें फंक्शन तीन चरों में एक्स वाई जेड में है। तो फंक्शन है एक्स वाई स्क्र जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्र वाई जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड का स्क्र के कैप। इस केस में पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि फंक्शन है वो तीन चरों में है एक्स वाई जेड, या तो पूरे का एक्स के सापेक्ष होगा या पूरे का वाई के सापेक्ष होगा या पूरे का जेड के सापेक्ष होगा। इस फलन का जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई और जेड क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इसमें वाई स्क्वायर जेड तो कांस्टेंट, एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा अवकलन। आई कैप की जगह आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x वाई जेड कांस्टेंट जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर कांस्टेंट एक्स का क्या हो जाएगा एक के कैप, ये आ जाएगा। इसी तरह हम इसका y के सापेक्ष करें तो क्या आएगा, y की पावर 2 का 2y x और z आ जाएगा कांस्टेंट प्लस y का एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड कांस्टेंट जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर कांस्टेंट y का एक हो जाएगा के कैप। इसी तरह हम इसका z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, z का z के सापेक्ष एक, ये कांस्टेंट रह जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट z का एक, एक्स वाई कांस्टेंट z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z के कैप। लेकिन अगर हम ऐसा करना चाहें कि इस पूरे का x के सापेक्ष, इस पूरे का y के सापेक्ष, इस पूरे का z के सापेक्ष, तो इस कंडीशन में भी हमें एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है जिसका मान जिसे हम बोलते हैं डेल। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके कुछ एक पार्शियल डेरिवेटिव में कुछ एक फॉर्मूले हैं वो याद कर लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर स्वतंत्र चर एक्स वाई के दो सदिश है, सदिश फलन है ए वेक्टर और बी वेक्टर। किसके हैं, एक्स वाई जेड के। और फाई है वो एक्स वाई जेड का अदिश फलन है। तो अगर हमें ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का अवकलन करना हो पार्शियल डेरिवेटिव, तो ए का हो जाएगा अवकलन प्लस माइनस बी का हो जाएगा। तो क्या आएगा, डेल ए वेक्टर बटा में डेल एक्स प्लस माइनस डेल बी वेक्टर बटा में डेल एक्स। इसी तरह फाई का करना हो, फाई क्या अदिश फलन है, तो डेल ओवर डेल एक्स फाई प्लस ए वेक्टर का जो अवकलन होगा वो क्या आएगा, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ए वेक्टर अपॉन में डेल एक्स। इसी तरह से डेल ओवर डेल एक्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का करना होगा तो ए वेक्टर कांस्टेंट, बी का अवकलन, बी का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस ए का अवकलन डॉट बी कांस्टेंट। इसी तरह से ए क्रॉस बी का करना हो तो ए क्रॉस बी कांस्टेंट, ए क्रॉस ए वेक्टर कांस्टेंट, बी वेक्टर का डी बी वेक्टर अपॉन में डी एक्स प्लस डी ए वेक्टर बटा में डी एक्स गुना में बी कांस्टेंट। और डेल ओवर डेल एक्स ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के का करना हो तो डेल ए वन का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा आई कैप कॉन्स्ट, वैसे का वैसा ए टू का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा ए थ्री का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ जो ए वन ए टू ए थ्री है वो स्वतंत्र चर एक्स वाई जेड की अदिश फलन है, अदिश फलन है, ठीक है। अब हमें एक पार्शियल डेरिवेटिव में एक कंडीशन ये भी पढ़ते हैं कि डेल स्क्वायर एफ का अगर पहले y के सापेक्ष करके फिर x के सापेक्ष करें या पहले x के सापेक्ष करके फिर y के सापेक्ष अवकलन करें तो हमेशा मान उसका बराबर आता है। तो ये बोल सकते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई डेल एक्स के बराबर होती है। अब हम वही फंक्शन लेते हैं एफ वेक्टर बराबर एक्स वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स के कैप। तो अगर हम इसका x के सापेक्ष करें, इसका y के सापेक्ष करें और इसका z के सापेक्ष करें तो हमें एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं डेल या नेबला भी बोलते हैं। तो डेल बराबर क्या होता है, i डेल ओवर डेल एक्स प्लस j डेल ओवर डेल वाई प्लस k डेल ओवर डेल जेड। हम 12th में पढ़ चुके हैं, इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल डी की d ओवर डी एक्स होती है। और इस d ओवर डी एक्स को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। लेकिन यदि इसके साथ आई जे के लग जाए तो इसे बोलेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब डेल एफ की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा,
डेल की वैल्यू ये इंटू में एफ इसके साथ जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स, वाई के डेल ओवर डेल वाई के साथ जाएगा तो डेल एफ ओवर डेल वाई, इसके डेल ओवर डेल जेड के साथ आएगा तो डेल एफ बटा में डेल जेड है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं समेशन आई डेल एफ ओवर डेल एक्स। ये जो डेल एफ याद किया है हमने वो है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब हम यहाँ जो फंक्शन लेंगे वो कौन सा होगा, स्केलर होगा। क्या होगा, स्केलर होगा, उसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने वाला है कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर। कि अगर हमने फंक्शन स्केलर ले लिया, अब जब इसका डेल एफ निकालेंगे मतलब ग्रेड एफ निकालेंगे तो जैसे इसका एफ सबके साथ जाएगा, अब यहाँ जो अवकलन होगा आई कैप रह गया, जे कैप रह गया, के कैप रह गया, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक वेक्टर ही आएगा। अब है थ्योरम ऑफ ए ग्रेडियंट। अब इफ एफ एंड जी आर स्केलर पॉइंट फंक्शन देन एफ और जी क्या स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो फंक्शन है स्केलर है, तो ग्रेड एफ प्लस माइनस जी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ग्रेड एफ प्लस माइनस ग्रेड जी। ग्रेड एफ और जी की वैल्यू, एफ और जी का वैल्यू निकालनी हो तो एफ कांस्टेंट ग्रेड जी प्लस जी कांस्टेंट ग्रेड है। वही अवकलन वाले फॉर्मूले लगने और कुछ नहीं है। ग्रेड एफ अपॉन जी याद करना हो तो हम यू अपॉन वी का फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। यू अपॉन वी का स्केयर होता है वी कांस्टेंट यू का अवकलन माइनस यू कांस्टेंट वी का अवकलन, तो वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे। जी स्केयर आ जाएगा अपॉन में जी कांस्टेंट एफ का ग्रेड माइनस एफ कांस्टेंट जी का ग्रेड। यहाँ कंडीशन है कि जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर है थ्योरम नंबर 2, ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो उसका ग्रेड एफ क्या आ जाएगा, 0। कोई भी अगर फंक्शन है वो कांस्टेंट वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर हो तो हमने ये पढ़ा था कि डी एफ वेक्टर बटा में डी टी की वैल्यू 0 आ जाएगी कांस्टेंट वेक्टर। और यहाँ स्केलर पॉइंट फंक्शन की बात हो रही है, स्केलर पॉइंट फंक्शन जब भी दिया होगा हम हमेशा उसका ग्रेड निकालेंगे। जब भी स्केलर पॉइंट फंक्शन की बात हो तब हम उसका हमेशा ग्रेड निकालेंगे। स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो उसकी ग्रेड एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ग्रेड एफ को डेल एफ लिखते हैं, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। एक ऑपरेटर है ए वेक्टर डॉट डेल, ए वेक्टर की वैल्यू है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अगर हम a डॉट डेल की वैल्यू निकालें और फिर f से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसके साथ क्या लगा दें, f फलन लगा दें, तो इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी a डॉट डेल f के। किसके बराबर आएगी, a डॉट डेल। अब है एग्जाम्पल नंबर 1, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर क्या है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब जेड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ एट द पॉइंट। इस पॉइंट पर अपने को ग्रेड एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ग्रेड एफ क्या होता है, डेल डॉट एफ होता है। डेल की वैल्यू क्या होगी, आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। एफ की जगह क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब जेड। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड। यह आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब जेड। आई क्या वैसे वैसा। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, तो x के सापेक्ष x की पावर 2 का अवकलन क्या होगा, 2x और इंटू में 3 है तो कितना आ गया, 6xy। ये कांस्टेंट है, y और z दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 प्लस j। y के सापेक्ष करना है तो x और z कांस्टेंट, तो 3x स्क्वायर वाई का 1 हो जाएगा। यहाँ पे y की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3y की पावर 2 जेड स्क्वायर प्लस के। इसका z के सापेक्ष करना है तो ये पूरा कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y की पावर 3 और z की पावर 2 का
2z। ये बात लास्ट में ये आ गया। ये क्या आ गया? ग्रेड एफ आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ एट द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे ज्ञात करनी है? 1, -2, -1। इसके मतलब ग्रेड एफ कौन से पॉइंट पे ज्ञात करना है? 1, -2, -1। मतलब x की जगह 1 रख दो, y की जगह -2 रख दो, z की जगह -1 रख दो। रखो आयोटा 6 इंटू एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 प्लस j 3, x की वैल्यू 1 माइनस 3, y की वैल्यू -2 का स्क्वायर, z की वैल्यू -1 का स्क्वायर, -2, y की वैल्यू क्या है? -1 की क्यूब, z की वैल्यू सॉरी y की क्यूब क्या है? y की है -2 की क्यूब, z की है -1। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। 6 2 ज़ा 12 लो आई 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 ज़ा 12 लो माइनस, इसको सॉल्यूशन करके हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। तो इसको हल करने पड़ेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 9j 16 के, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब है एक क्वेश्चन, r बराबर है r वेक्टर का मापांक। मतलब r वेक्टर के मापांक की वैल्यू r के बराबर है और r वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमें इन सबको सॉल्व करके इनकी वैल्यू बतानी है। तो प्रूफ देखेंगे हम ए पार्ट का। ग्रेड r बराबर r कैप के बराबर आना चाहिए। तो ग्रेड r का मतलब डेल r, ग्रेड को डेल से लिखते हैं डेल r। डेल r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने पहले पढ़ा था कि ग्रेड f ज्ञात करना है, तो हम उसको ये लिख सकते हैं समेशन i डेल f अपॉन में डेल x। तो इसे इस फॉर्मूले से हमने सॉल्व करेंगे। तो समेशन i डेल r अपॉन में डेल x, समेशन i। अब हम r का x के सापेक्ष अवकलन करने पे कितना आएगा? हम जानते हैं कि r वेक्टर की वैल्यू है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो r वेक्टर का जो मापांक है वो r के बराबर है। तो r वेक्टर का मापांक निकालेंगे, वो क्या आएगा? रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। r वेक्टर का मापांक है वो किसके बराबर है? r के बराबर है। तो वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ r का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो r की पावर 2 का क्या होगा? 2r, और r का x के सापेक्ष क्या होगा? डेल r अपॉन में डेल x। x की पावर 2 का 2x, x के सापेक्ष करना है तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, y और z कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, डेल r अपॉन में डेल x की वैल्यू निकालनी, वो आ जाएगी x या r अपॉन में चला जाएगा, x अपॉन r। तो यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x डेल r अपॉन में डेल x की x अपॉन r। अब हम समेशन खोलेंगे तो क्या आएगा? x i अपॉन में r, इसी तरह y r का y के सापेक्ष करेंगे तो y अपॉन r जे कैप प्लस z अपॉन r के कैप। क्या कॉमन आ रहा है? 1 अपॉन r सब में कॉमन आ रहा है। अंदर आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये किसकी वैल्यू है? r वेक्टर की। तो ये आ गया r वेक्टर अपॉन में r। इसको क्या लिख सकते हैं? r कैप। अब ये तो पूरा डिटेल से किए, जो कंपटीशन एग्जाम में हम पूरा डिटेल से ना करके इसको यहीं से कैलकुलेट करेंगे कि इसी तरह एक्स आई आएगा, वाई जे जेड के आएगा, उसको हम r वेक्टर लिख देंगे, अपॉन में r आ जाएगा। इसी तरह देखो बी पार्ट है इसका, ग्रेड 1 अपॉन r बराबर माइनस का r वेक्टर अपॉन में r की क्यूब। ग्रेड याद करना है 1 अपॉन r का, क्या लिखेंगे? समेशन i डेल अपॉन में डेल x 1 अपॉन r। 1 अपॉन r का करेंगे क्या आएगा?
माइनस का 1/r², अब 1/x का उकलन क्या होता है, माइनस का 1/x², तो 1/r का क्या होगा, माइनस का 1/r², और r का जब x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, डेल r अपॉन में डेल x। समेशन आई माइनस का 1/r², r का x के सापेक्ष क्या होगा, x/r, क्या बन गया, माइनस बाहर लिख लो, x अपॉन में r³। अब इसी तरह x आई है, वाई जे भी आएगा, जेड के भी आएगा, उसको हम क्या लिख देंगे, r वेक्टर अपॉन में r³, सब में कॉमन आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया बी पार्ट का। इसी तरह से हम सारे पार्ट प्रूफ कर सकते हैं। बाकी के पार्ट आप खुद सॉल्व करके देखो। ये आपका आज के लिए होमवर्क है। थैंक यू गाइस। अब हम बात करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दिक् दिशीय अवकलज। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है कि एक अदिश क्षेत्र f, अदिश क्षेत्र f का बिंदु P पर इकाई सदिश a कैप की दिशा में दिक् अवकलज। मान लो कोई एक क्षेत्र लेना है, अदिश क्षेत्र ले लिया f, उसका बिंदु P पर इकाई सदिश कौन सा है, a कैप की दिशा में दिक् अवकलज क्या होता है, df बटा में ds की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेड डेल फाई एट पॉइंट P पे डॉट a कैप। बोल सकते हैं डेल फाई को, सॉरी डेल एफ को बोल सकते हैं ग्रेड एफ एट पॉइंट P पे डॉट ए कैप। ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब एक थ्योरम है कि डेल एफ पृष्ठ एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर सी, कोई सरफेस है एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड का फंक्शन है बराबर सी है कि अभिलंबिक सदिश नॉर्मल वेक्टर होता है। कोई सरफेस दे दिया जाए, उसका नॉर्मल वेक्टर पूछा जाए तो वो क्या होता है, ग्रेड एफ होता है। नॉर्मल वेक्टर पूछा जाए तो ग्रेड एफ होता है। मान लो ये सरफेस है, इसका अगर नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना तो ये होगा उसका नॉर्मल वेक्टर, मतलब उस तल के क्या होगा, लंबवत होगा। तो नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, ग्रेड एफ। ग्रेड एफ जो भी पृष्ठ दे रखा है उसका ग्रेड एफ ज्ञात कर लो। जो ग्रेड एफ होगा वही उसका क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा। जो बराबर में सी होगा वो कोई कांस्टेंट होगा, सी एक कांस्टेंट है। अब ग्रेड जो एफ होता है वो पृष्ठ है जो हमने लिया सरफेस, उसके क्या होता है, अभिलंब होता है। मान लो ये सरफेस है, इसका जो अभिलंब होगा, अभिलंब क्या होगा, इसके जो मान ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अभिलंब का मान ज्ञात करने के लिए ग्रेड एफ। और जो ग्रेड एफ होता है वो इस सरफेस के क्या होता है, अभिलंब होता है। नेक्स्ट थ्योरम है, ग्रेड एफ उस दिशा में एक सदिश है जिससे डी एफ बटा में डी एस अर्थात एफ का दिक् अवकलज का मान अधिकतम आता है। मतलब ग्रेड एफ उस दिशा में एक सदिश है, उस दिशा में कौन सी दिशा होगी ग्रेड एफ की, अभिलंब की ओर। जिस दिशा अभिलंब की ओर होगी, ग्रेड एफ उस दिशा में एक सदिश है जिससे डी एफ बटा में डी एस अर्थात एफ का दिक् अवकलज का मान मैक्सिमम प्राप्त हो। तो एफ का दिक् अवकलज का मान ज्ञात करेंगे तो ग्रेड एफ ज्ञात करेंगे। ग्रेड एफ का जो मोड होगा वही क्या होगा, मैक्सिमम दिक् अवकलज होगा। तो यहाँ पे हम अगर हमें बोले कि एफ का अधिकतम दिक् अवकलज ज्ञात करो तो अधिकतम दिक् अवकलज ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, ग्रेड एफ का जो मापांक है वो ले लो। अगर बोले कि दिक् अवकलज की दिशा ज्ञात करो तो वो क्या होगी, ग्रेड एफ होगी। अब हम ज्ञात करेंगे स्पर्श तल का सदिश समीकरण। तो एक प्रश्न मान लिया हमने, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड का फंक्शन है बराबर सी एक कांस्टेंट है। तो जो स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करना है, तो स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम पहले ज्ञात करेंगे ग्रेड एफ ज्ञात करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि कोई सरफेस है, ये सरफेस ले लिया, जो ग्रेड फाई होता है क्या होता है, उस तल के लंबवत होता है, मतलब ऐसे होगा ग्रेड फाई होगा। और ये अपने स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करना, तो जो स्पर्श तल ये ग्रेड फाई है, स्पर्श तल क्या है, ये वाला हो गया। तो स्पर्श तल और ग्रेड फाई के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जो पी पॉइंट लिया और क्यू पॉइंट लिया इनको मिलाने वाली रेखा और अभिलंब दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर डॉट डेल ग्रेड एफ का मान 0 होगा। अब पी क्यू वेक्टर की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 12th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, क्यू का स्थिति सदिश
माइनस पी का स्थिति सदिश, पी वेक्टर का स्थिति सदिश, क्यू वेक्टर का स्थिति सदिश माइनस पी वेक्टर का स्थिति सदिश, माइनस कर देंगे तो क्यू वेक्टर का स्थिति सदिश क्या है r0, सॉरी क्यू का स्थिति सदिश क्या है r, और p का स्थिति सदिश क्या है r0, तो r माइनस r0 डॉट डेल f का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से सेम हम अभिलंब का सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अभिलंब का सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे तो हमें ग्रेड फाई, अब वही सेम चीज यही होगी, ग्रेड फाई क्या है, सॉरी ग्रेड एफ, ग्रेड एफ का मान कितना आएगा, ग्रेड एफ है वो क्या है अभिलंब है, अभिलंब है और ये है, और हमने जो एक पॉइंट लिया था P वो यही है, Q कहाँ है इस अभिलंब पे एक पॉइंट है। अभी तो क्या था यहाँ Q जो पॉइंट लिया तो उसके स्पर्श तल में लिया था ना, अब एक पॉइंट P हो गया और यहाँ एक अभिलंब है, जो Q पॉइंट है वो अभिलंब पे ही है, तो अब P Q ये हो जाएगा और अभिलंब भी यही हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री होगा 0 डिग्री। इसका मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेड फाई और इस रेखा पी क्यू रेखा का जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं पी क्यू वेक्टर क्रॉस ग्रेड एफ की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अब पी क्यू वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश, क्यू का स्थिति सदिश क्या है आर और पी का स्थिति सदिश क्या है r0, तो r माइनस r0 क्रॉस डेल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2 1 -1 पर फलन f बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड के क्यूब के मैक्सिमम दिक् अवकलज की दिशा और परिमाण ज्ञात करना है। तो मैक्सिमम दिक् अवकलज ज्ञात करना है तो ग्रेड एफ ज्ञात करना पड़ेगा। ग्रेड एफ ज्ञात किया, ग्रेड की वैल्यू लिख दी, ग्रेड एफ का मतलब डेल एफ, डेल की वैल्यू लिख दी और एफ की वैल्यू लिख दी। अब एफ का अंदर अवकलन करेंगे, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष, यहाँ पे वाई के सापेक्ष, यहाँ पे जेड के सापेक्ष, तो एफ एक्स के सापेक्ष क्या होगा 2x वाई जेड के क्यूब, जे के सापेक्ष वाई के सापेक्ष क्या होगा एक्स स्क्वायर जेड के क्यूब, और के सापेक्ष क्या आ जाएगा, सॉरी जेड के सापेक्ष क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसका 3z स्क्वायर हो जाएगा। अब जो पॉइंट दे रखा है वो एक्स की जगह 2, ए वाई की जगह 1, जेड की जगह -1 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पूछा है मैक्सिमम दिक् अवकलज की दिशा, दिशा वही होगी जो ग्रेड एफ की दिशा है, तो दिशा ज्ञात कर ली उस पॉइंट पे। अब परिमाण क्या होता है, ग्रेड एफ का जो मापांक होता है वही इसका परिमाण होता है, तो इसको सॉल्व करके ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√11। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz बराबर 4 के बिंदु 2 -2 3 पर अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। अभिलंब की दिशा, और अभिलंब की दिशा वही होगी जो ग्रेड एफ की दिशा है, तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम ग्रेड एफ ज्ञात करेंगे। तो एफ की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz बराबर 4, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ग्रेड एफ की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ग्रेड एफ अब उस पॉइंट पे ज्ञात करेंगे जो पॉइंट हमें दे रखा है, उस पॉइंट पे अब ग्रेड एफ की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 और y की जगह रखेंगे -2, कितना आ जाएगा -2i एक्स स्क्वायर प्लस 4j प्लस 4k, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो इकाई सदिश क्या होता है, सॉरी इकाई की दिशा, इकाई सदिश क्या होता है, अभी जो इकाई सदिश क्या है अभिलंब की दिशा में ज्ञात करना है, तो अभिलंब क्या है अभी ग्रेड एफ अब अपॉन में उसका मापांक, ये होगा ना। अभिलंब क्या है ग्रेड एफ है, तो ग्रेड एफ अपॉन में उसका मापांक, सॉरी पाई की जगह, तो ग्रेड एफ क्या है 2y माइनस का 2y प्लस 4j प्लस 4k अपॉन में उसका परिमाण कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16 36 का 2y प्लस 4j प्लस 4k, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा -i प्लस 2j प्लस 2k, जो कि हमारा आंसर है।